हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूटेट उत्तराखंड के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन, जिसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 27 को डिस्कस करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट हमारा हिंदी के लिए रहेगा। यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग ग्रामर के क्वेश्चन को बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यूटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ये वीडियो रहने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जितने भी आपका हिंदी की लैंग्वेज वाला पार्ट है, चाहे वो आप लैंग्वेज 1 में ऑप्ट किया हो चाहे लैंग्वेज 2 में ऑप्ट किया हो, दोनों में आपको हेल्प करेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट कर लेना। प्रीवियस जितने भी प्रैक्टिस है हम डिस्कस कर चुके हैं, लिंक मैं टेलीग्राम पर छोड़ दूंगा, वहाँ से आप जाकर चेक करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं यूटेट 2022 के लिए। तो वेब यूआरएल पर जाकर भी आप काफ़ी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। मेक श्योर ज़रूर एक बार फॉलो करें। स्टार्ट करते हैं फिर अपने आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हिंदी का क्वेश्चन है, सामने है आपके। संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उनमें कौन सा लिंग होता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन डाला है पहला, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। आगे आने वाले क्वेश्चंस मैंने काफ़ी अच्छे ग्रामर के लेवल पर डाले, जिसमें मैंने समास को भी रखा है और संधि को भी रखा है। तो यहाँ इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उनमें कौन सा लिंग होता है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या फिर उभय लिंगिंग है। तो सिंपल आंसर है कि किसका बोध कराया जा रहा है, स्त्री का बोध कराया जा रहा है या स्त्रीत्व का बोध कराया जा रहा है। पूरी संपूर्ण जाति, स्त्री जाति का बोध कराया जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं स्त्रीलिंग। ठीक है। और अगर यहाँ पर होता है कि पुरुषत्व का बोध कराया जाता है, तो उसमें कौन सा लिंग होता है, वहाँ पे पुल्लिंग हो जाता है। ठीक है। तो स्त्रीलिंग का यहाँ पर बोध कराया जाता है। लिंग क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को चिन्ह करना या उसको पहचान करना, तो वो क्या कहलाया जाता है, लिंग कहलाया जाता है। अब ये किसके साथ जुड़ा है, स्त्री, तो ये स्त्री जाति के साथ जुड़कर क्या बना रहा है, स्त्रीत्व बना रहा है, स्त्रीलिंग की पहचान करवा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौजी का नियंत्रण किया। बगीचे की सुंदरता अनूठा है। वह बहुत तेज तेज दौड़कर चला गया। तो आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो देखो आप आसानी से कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन स्कोरिंग होते हैं। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल शुद्ध है। मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तक हैं, तो ये बिल्कुल सही है। बाकी जितने तीनों स्टेटमेंट दिए हैं ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हैं। अब कैसे हैं, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौजी लिखा है, यहाँ पर क्या होता है, आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, तब ये हमारा करेक्ट होता। तो अभी के लिए गलत हो गया। बगीचे की सुंदरता अनूठा है, अनूठा नहीं, बगीचे की सुंदरता अनूठी होती है। वह बहुत तेज तेज दौड़कर चला गया। वह बहुत तेज दौड़कर चला गया, तेज तेज नहीं, यहाँ पर तेज आता, तब ये व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होता। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। मुहावरे का प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प आपको चुनाव करना है। अब स्टेटमेंट देखते हैं ऑप्शंस की फॉर्म में। सुरेश की तो अक्ल मर गई। आपको क्या करना है, यहाँ पर मुहावरों के प्रयोग से बने वाक्यों का सही विकल्प चुनना है, कि जो भी वाक्य बिल्कुल करेक्ट है मुहावरे का इस्तेमाल करके, उसका हमें यहाँ पर विकल्प चुनना है। तो सुरेश की तो अक्ल मर गई, बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा, दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे, चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुक गई। तो राइट आंसर है थर्ड के लिए ऑप्शन नंबर सी। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट यूज़ हुआ है मुहावरे का, और सेंटेंस भी बिल्कुल सही बना है। दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। लाल पीले होने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्रोधित होना। ठीक है। अब देखो क्रोधित होना, तो यहाँ मुहावरे का प्रयोग किया गया है क्रोधित होने को प्रदर्शित करने के लिए। ऐसे भी सेंटेंस लिख सकते थे कि दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए क्रोधित हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर मुहावरे का इस्तेमाल किया गया, लाल पीले हो रहे का मतलब होता है क्रोधित होना। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, जैसे पहला स्टेटमेंट है सुरेश की तो अक्ल मर गई। अक्ल मर गई नहीं, सुरेश की अक्ल घास चढ़ने चली गई, तो ये प्रॉपर एक मुहावरा बनता। बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा। ठीक है। बंद कमरे में उसका दम घुटने लगा, फूलने लगा नहीं, घुटने लगा। चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुक गई। नाक झुकने गई, नाक कट गई। चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक कट गई। नाक कटने का मतलब होता है शर्मिंदा होना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। परमेश्वर शब्द में कौन सी संधि है। मैं बोल रहा था आपसे, मैंने संधि और समास दोनों के क्वेश्चन को इंक्लूड किया, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना आप। वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर कमेंट करना, और चैनल पर जो लोग भी नए कनेक्ट हो रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। परमेश्वर शब्द में कौन सी संधि है। गुण संधि है, वृद्धि संधि है, अयादि संधि है या फिर दीर्घ संधि है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, परमेश्वर में जो है आपकी गुण संधि पाई जाती है। अब संधि क्या होती है,
प्रीवियस जितने भी सेशन में हिंदी के ले रहा हूँ सभी में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि संधि क्या है, कितने प्रकार हैं, कौन कौन सी संधि क्या से होती है। तो जो दो निकटवर्ती जो वर्ण होते हैं उनके परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो क्या बोला हमने, निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यहाँ पर कौन सी संधि बताई है हमने, गुण संधि बताई है। वर्ड क्या हमारे पास, परमेश्वर है, यानी कि संधि करोगे तो क्या बनेगा, परम जमा ईश्वर। ठीक है भाई। अब इसमें जो आपका सूत्र निकल के आएगा वो क्या निकल गया, परम यानी कि क्या हो गया, छोटा आ प्लस बड़ी ई, क्या बना रहा है मिलकर, ए बना रहे हैं। ओके, तो इसका रूल क्या होता है, यानी कि छोटा आ या आ किसके साथ, ई या फिर ई के साथ मिलकर क्या बनाए, ए बनाए, ए का निर्माण करें तो क्या हो जाता है, यहाँ पर गुण संधि हो जाता है। तो ऐसे आप पहचान कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से अपयश शब्द में उपसर्ग है, अपयश में उपसर्ग बताना है आपको। अप है, आ है या फिर अव है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो शब्दों के फ्रंट में जुड़कर उनका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि प्रारंभ में जुड़कर एक नया मीनिंग क्रिएट कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ पर अप जमा यश, तो ये अप जो है यहाँ पर क्या है, उपसर्ग है। तो राइट आंसर क्या हुआ हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए हुआ हमारे पास। इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं, देखो जैसा कि ए हो गया आपके पास, अन हो गया, अव हो गया, पर हो गया, बिन हो गया। तो ये सब क्या है, ये उपसर्ग ही हैं जो शब्दों के प्रारंभ में लगकर उनका परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ा जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्न में से घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय क्या है। अब हमने देखो देख लिया था कि भाई उपसर्ग क्या होता है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने पूछ लिया गया प्रत्यय क्या होते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पर घुमक्कड़ आपको शब्द दिया गया है, तो घूम जमा अक्कड़, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास घुमक्कड़। तो आप देख लो, आप अक्कड़ जो है यहाँ पर वो क्या रहेगा, प्रत्यय रहेगा, क्योंकि शब्द के लास्ट में बाद में प्रयुक्त हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमने इसका इस्तेमाल किया है। यानी कि जो शब्द शब्दों के अंत में जुड़कर उनका अर्थ की विशेषता बताते हैं या उसमें परिवर्तन कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पर अक्कड़ जो है घुमक्कड़ में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके साथ साथ जो दूसरे शब्द होते हैं, जैसे आ हो गया या फिर आई हो गया या फिर आव हो गया, तो ये सारे के सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो प्रत्यय लगाकर हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं और शब्दों में परिवर्तन कर सकते हैं इन शब्दों की सहायता से, इन प्रत्ययों की सहायता से। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में। निम्न में से घा वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। घा वर्ग वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ है, दंत है, तालु है या फिर ओष्ठ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन ग्रामर में पूछे जाते हैं हिंदी लैंग्वेज में। तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर ए। जो घा वर्ण है वो किस चीज़ से प्रोनाउंस हो रहा है, का वर्ग के अंतर्गत आता है। का वर्ग, सॉरी वर्ग। अब का वर्ग में क्या क्या होते हैं, का, खा, घा, गा। तो ये देखो सारे के सारे हमारे किस चीज़ से प्रोनाउंस हो रहे हैं, यानी कि इनका उच्चारण करते समय हमें क्या किस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, कंठ का, यानी कि अपने गले का उच्चारण, गले का इस्तेमाल करना पड़ रहा है इन वर्गों के उच्चारण के लिए। ठीक है, तो घा वर्ण जो है कंठ से, कंठ इसका उच्चारण स्थान है, यानी कि कंठ की सहायता से हम इनको प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और जो क्या होता है, वर्णों की मूल ध्वनियाँ जिनमें हम और विभाजित नहीं कर सकते हैं तो क्या कहलाती हैं, वर्ण कहलाती हैं। यानी कि वे मूल ध्वनियाँ, वो मूल ध्वनियाँ जिन्हें हम और ज़्यादा खंडों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, क्या कहलाती हैं, वर्ण कहलाती हैं। अगर आप पूछो कि भाई वर्ण को परिभाषित करो, तो वो ऐसी मूल ध्वनियाँ होती हैं जिनको आगे हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, तो क्या हो गया, वो वर्ण कहलाते हैं। ऑप्शन ए कंठ हो गया है यहाँ पर उच्चारण स्थान। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के साथ में। मेरी कक्षा में 4 लड़के हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ, अब उदाहरण किस चीज़ का ये उदाहरण है ये हमें बताना है। मेरी कक्षा में 4 लड़के हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण है ये, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या इनमें से कोई नहीं है।
तो मेरी कक्षा में 4 लड़के हैं, तो देखो यहाँ नंबर को डिफाइन कर रहा है, ये एक डेफिनेट नंबर को, संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। तो क्या हो गया यहाँ पर, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। बात क्लियर होगी। ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, यानी कि किसी भी संज्ञा या फिर सर्वनाम की संख्या का जब बोध कराते हैं तो वो क्या कहलाया जाता है भाई, वो कहलाता है संख्यावाचक विशेषण कहलाया जाता है। और 2 प्रकार के होते हैं ये, 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, निश्चित जिसमें चीज़ें डिफाइन की गई होती हैं, जैसे 4 नंबर दे दिया इन्होंने 4, तो पूरा निश्चित है कि 4 लड़के हैं, तो वो क्या है, संख्यावाचक, संख्या का बोध करा रहे हैं और निश्चित भी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ में। निम्न में से नरसिंह शब्द में समास है, समास पूछा गया है नरसिंह शब्द में। कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव है, बहुविग्रह है या फिर द्वंद्व समास है। तो नर सिंह मतलब सिंह रूपी नर, नर सिंह मतलब सिंह रूपी नर। अब वह समास जिसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद जो है विशेष्य होता है। पहला पद क्या है, विशेषण हो, और दूसरा पद क्या हो, विशेष्य हो। तो इस प्रकार का पद क्या, इस प्रकार का समास क्या कहलाता है भाई, आपका ऑप्शन नंबर 1 कर्मधारय समास कहलाता है, जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद जो आपका विशेष्य हो। नर रूप, सिंह रूपी नर। ठीक है, तो सिंह यहाँ पर क्या है, विशेषण है, और नर क्या है, विशेष्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, कर्मधारय समास। इसके और भी दूसरे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे अधमरा, महादेव, ठीक है, प्राण प्रिय। तो ये सब क्या है भाई, ये कर्मधारय समास के उदाहरण हैं आपके पास में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन आता है हमारे पास 10। निम्नलिखित में से इलायची शब्द है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है हमारे पास जो इलायची शब्द है ऑप्शन नंबर बी, वो स्त्रीलिंग में आ जाता है। और जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि लिंग शब्द का अर्थ क्या होता है, चिन्ह या पहचान, संख्या के जिस रूप से व्यक्ति या फिर वस्तु की नर या मादा होने की पहचान होती है या जाति होने की पहचान होती है, तो वो क्या कहलाया जाता है आपका, वो आपका लिंग कहलाया जाता है। तो यहाँ पर जो इलायची है वो स्त्रीलिंग को प्रदर्शित कर रही है। बी इज़ द राइट आंसर। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस, जिसमें आज हम लोगों ने हिंदी को डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की वीडियोज़ आपको अभी यूटेट प्रिपरेशन तक मिलती रहेगी। तो कमेंट ज़रूर करके बताइए कैसी लगी आपको वीडियो और क्या आपके सजेशंस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।